एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानवीर एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एनके। बात करते हैं अपन जो पिछली क्लास में अपनी बात चल रही थी धातु अधातुएं यौगिक या मेटल नॉन मेटल्स एंड कंपाउंड्स के जो एक क्लास अपन ने ले ली थी फर्स्ट पार्ट। यह है आज अपना पार्ट 2। तो पार्ट 2 की बात करते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है आज का अपना, निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु है। इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है। सोना अपन ने पढ़ा है कि सबसे तन्य धातुओं में से लोहा कठोर होता है, प्लेटिनम भी कठोर होता है, पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका टंगस्टन, है ना। टंगस्टन जो है भाई वो आपका सबसे क्या कह सकते हैं, टंगस्टन आपका जो है सबसे ज़्यादा कठोर धातु है। टंगस्टन सबसे कठोर धातु है। इसका गलनांक जो है भैया 3422 डिग्री सेल्सियस है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कठोर होगा। सोना, लोहा, प्लेटिनम कम कठोर है इनके कंपैरिजन में, यानी टंगस्टन के कंपैरिजन में कम कठोर है। और टंगस्टन का उपयोग है वो बल्ब, फिलामेंट और औजारों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टंगस्टन की कठोरता इसे अधिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु है। तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, सीसा। तो इन चार ऑप्शन में से जो इसका राइट आंसर है, अपने लास्ट क्लास में देखा भी था कि विद्युत चालकता या फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा सी, चांदी। चांदी सर्वाधिक विद्युत चालक धातु है, ध्यान रखिएगा। तांबा और एल्यूमिनियम भी चालक है पर चांदी की तुलना में कम है। सीसा एक खराब चालक है ना। सीसा का कुचालक भी बोल सकते हैं अपन। चांदी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। और आपको बताया भी लास्ट क्लास में कि सोलर प्लेटों के अंदर भी सर्वाधिक रूप से जो उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है या तत्व है वो है चांदी। नेक्स्ट, धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है। तो धातुओं में सबसे हीन चालक जो आपका है वो कौन सा है, वो है आपका सीसा। जस्ट अभी अपन ने पढ़ा था कि धातुओं में से कौन सा हीन चालक है सबसे, तो वो कौन सा है, सीसा। लोहा, सिल्वर और स्वर्ण या सोना एक ही बात है। तो ये सब क्या है, चालक है। सीसा धातुओं में सबसे खराब विद्युत चालक है। सिल्वर, स्वर्ण, लोहा बेहतर चालक है। सीसा का उपयोग बैटरी और संरक्षण में होता है ना। सीसा का उपयोग कहाँ पर है, बैटरी के अंदर। जो लैड युक्त तो जो देखते हैं अपन बैटरियाँ, तो उसके अंदर सीसा ही होता है। इनकी कम चालकता और इसे विशिष्ट अनुप्रयोगों में उपयोग बनाती है। इसकी कम चालकता होने से क्या होता है, इसका उपयोग बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके हैं। तो ध्यान रखिएगा सीसा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी है ना। उभयधर्मी वाला एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। कैल्शियम, सोडियम, चांदी, एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी है क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों से प्रतिक्रिया करता है, जबकि कैल्शियम, सोडियम और चांदी के ऑक्साइड उभयधर्मी नहीं होते हैं। तो उभयधर्मी वाला एग्जाम्पल ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग रासायनिक प्रक्रियाओं में होता है और ये एल्यूमिनियम की विशेषता है। तो एल्यूमिनियम वाला एग्जाम्पल 100% एग्जाम में आ सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है। तो इनमें पूछ रहा है अधातु, धातु नहीं की बात कर रहा है। तो लोहा एक धातु है, सोना धातु है, जिंक भी धातु है, कार्बन क्या एक अधातु है। ध्यान रखना, कार्बन एक अधातु है। और कार्बन की जो बोल सकते हैं अपन इसका परमाणु क्रमांक है ना। तो परमाणु क्रमांक जो इसका है वो है कितना, कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितने हैं, 6 है। ध्यान रखना, मतलब ये आवर्त सारणी में इसका नंबर 6 पर स्थित होता है। और इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कार्बन के 3 अपर रूप देखने को मिलते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो कार्बन के बारे में इतनी जानकारी होना आपको जरूरी है। देखते हैं, कार्बन एक धातु है जो कि भंगुर और अचालक होता है ना, इम्पोर्टेंट है। लोहा, सोना, जिंक धातु है। कार्बन का उपयोग ईंधन के रूप में भी होता है और ग्रेफाइट में भी होता है, सही है। और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ध्यान रखना, धातु और अधातुओं में एक फ़र्क है। धातुएं जनरली क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को
दान करती है और अधातुएं जनरली इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। इसलिए अपन देखते हैं कि सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, इन सब के ऊपर आपको प्लस या 2 प्लस या 3 प्लस आपको ऐसे दिखेंगे। तो जो भी धातुएं होती है उनके ऊपर हमेशा प्लस का साइन देखने को मिलता है और जो भी अधातुएं होती है उनके ऊपर हमेशा माइनस का साइन देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार Cl माइनस, Br माइनस, है ना। इसी प्रकार से इधर आपने देखा होगा सोडियम के ऊपर तो Na प्लस ये धातु है आपका, Ca2 प्लस, कैल्शियम ये आपका धातु है, ये धातु के एग्जाम्पल्स है। तो जनरली ये इलेक्ट्रॉनों को दान करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन वाले, ये इलेक्ट्रॉन दान करने वाले, दीज आर कॉल्ड एनायन और इनको कहते हैं कैटायंस। सोडियम और कैल्शियम को बोलेंगे एनायन, क्लोराइड ब्रोमाइन को बोलेंगे कैटायन। इम्पोर्टेंट है ये, है ना, धनायन और ऋणायन कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल है? ये पिछली क्लास में अपन बात कर चुके हैं। PSI मोटर 2022 में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल है? तो अगर बात कर रहे हैं अधातु की तो ब्रोमीन इसका राइट आंसर होगा। अगर धातु होता तो हमारा राइट आंसर होता पारा। ब्रोमीन कमरे के तापमान पर एक तरल अधातु है। कार्बन ठोस होता है, पारा धातु है और वो भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक और रसायनों में होता है, ये ध्यान रखिएगा। ब्रोमीन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में और कुछ केमिकल्स में होता है। ब्रोमीन लाल, भूरी और एक विषैली पदार्थ है ना, तो ब्रोमीन जो है आपका धातु वो लाल भूरे रंग का और विषैला पदार्थ होता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो इसका है वो इसका उपयोग किया जा रहा है कीटाणुनाशक के रूप में है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि तापमान जो पर तरल अधातु कौन सा है, तो ब्रोमीन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, अधातुओं के लिए सत्य कथन है। इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इनसे चादर और तार बनाए जा सकते हैं और 1 और 2 दोनों। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है ना भैया, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है ना। तो इनमें चादर और तार बनाए जा सकते हैं, ऐसा क्या पॉसिबल है क्या? अपन ने जब पिछली क्लास में पढ़ा था तो बात किया था कि जितनी भी धातुएं होती है उनको अपन पीट कर चादर, या जिसको बोल सकते हैं उनको आघात वर्धनीयता, और तार का मतलब अपन ने देखा था तन्यता या डक्टिलिटी। तो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी ये दोनों ही जो अपन बोल सकते हैं कैरेक्टर्स है, ये किसके कैरेक्टर्स है? ये मेटल्स के कैरेक्टर्स है। मतलब ये धातुओं के गुण हैं, आघात वर्धनीयता, तन्यता, यानी कि चादर बनाना, तार बनाना। तो ये तो अधातुओं का हो ही नहीं सकता है, तो B और C तो गलत हो गया। तो अपना जो राइट आंसर रहेगा इसका वो रहेगा, इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अधातुओं में। इंपॉर्टेंट है ये, अधातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए वे क्या होते हैं? अचालक होते हैं। चादर या तार नहीं बनाए जा सकते हैं क्योंकि वे भंगुर है और ये गुण धातुओं से इन्हें भिन्न बनाता है। एग्जाम्पल्स है सल्फर, कार्बन, ब्रोमाइड, क्लोरीन, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे। अगर अपन बात करेंगे आवर्त सारणी की, तो आवर्त सारणी के दाहिने सिरे पर स्थित जो तत्व है मैक्सिमम, वो सब के सब आपके एक प्रकार से कह सकते हैं कि अधातुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अधातुएं होती है। अब देखो अपन ने पीछे पढ़ भी लिया है ना, अधातुएं कैसी होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। अधातु जनरली कैसी होती है? अधातुएं होती है भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना ऑप्शन है भैया D, ऋण विद्युतीय होती है, क्योंकि इसके ऊपर अपन माइनस लगाते हैं, अपन पीछे पढ़ चुके हैं, है ना। तो अधातुएं इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। इसीलिए अपन ने बोला भी है लास्ट में कि भैया जो Cl है उसके ऊपर आता है माइनस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आपने देखा होगा बहुत बार, NaCl, है ना। तो NaCl बनता कैसे? तो अपन लिख सकते हैं Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्मेशन से बनता है NaCl। चूँकि सोडियम जो है उसका जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है और क्लोराइन का जो है वो भाई परमाणु क्रमांक है 17। अब इन दोनों को बनना है इनर्ट गैस जैसा, मतलब जो कंपाउंड बनता है हमेशा वो कैसा होता है? स्थायी होता है, स्थायी यौगिक के फॉर्म में होता है। तो जो चूँकि सोडियम है उसके ऊपर प्लस लगा हुआ है, मतलब इस यहाँ से हो जाएगा एक माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10, और ये बिहेव कर रहा होगा आपका भैया निष्क्रिय गैस नियोन की तरह।
ठीक इसी प्रकार से क्लोरीन 17 है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ऐड, तो इलेक्ट्रॉन होने के बाद ऐड यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका नंबर हो गया भैया 18। तो ये हो गया आपका आर्गन जैसी निष्क्रिय गैस की तरह काम करने वाला। चूँकि ये भी स्थायी हो गया है और ये भी स्थायी हो गया है, अतः सोडियम क्लोराइड क्या हुआ, एक स्थायी उत्पाद हो गया, जहाँ पर Na और Cl दोनों ही एक प्रकार से उदासीन हो गए। दोनों ने अपने अपने, एक ने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दिया, और अपन को जो स्थायी प्रोडक्ट मिला वो क्या भैया, NaCl। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है? एक बार फिर से, है ना, इस बार इसने कार्बन का ऑप्शन नहीं रखा, इस बार रखा इसने भैया सल्फर। राइट आंसर आपका सल्फर है। स्टेनोग्राफर 2013 और 2018 जेल फ्रेडी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अधातु कौन सा है? लिथियम एक धातु है, सोडियम भी धातु है, आयरन लोहा भी क्या भैया, धातु है। क्योंकि लिथियम पे भी आपने देखा होगा प्लस लगाया जाता है, सोडियम पे भी प्लस, आयरन पे भी प्लस, तो जिनके पर प्लस आया वो सबके सब धातु, और सल्फर पर होता है हमेशा माइनस का साइन, तो ये क्या हो गया भैया, अधातु। सल्फर एक धातु है जो कि भंगुर और अचालक होता है। लिथियम, सोडियम, आयरन सभी धातुएं। सल्फर का उपयोग उर्वरक में, ये ध्यान रखिएगा, उर्वरकों और कुछ केमिकल्स में होता है, और ये पीले रंग का ठोस पदार्थ है। कैसा है भैया, पीले रंग का ठोस पदार्थ है, ध्यान रखिएगा। सल्फर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है कि जो आपका लहसुन होता है ना, जो आपका गार्लिक, तो लहसुन के अंदर जो उसकी गंध है, विशिष्ट प्रकार की गंध, तो लहसुन की जो गंध है भैया, उस लहसुन में भी माना जाता है थोड़ी सी मात्रा में या सूक्ष्म मात्रा में क्या होता है, लहसुन में सल्फर होता है। क्या होता है, सल्फर। तो ध्यान रखना, लहसुन के अंदर जो गंध है ना, एक स्मेल आती है लहसुन की, उस गंध के अंदर भैया क्या होता है, उस गंध में बताया जा रहा है कि सल्फर होता है। तो सल्फर का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है भाई, इनमें से धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाती है। ऐसे कौन से धातु है भैया जो कि नॉर्मल टेम्परेचर, यानी अपने हाथ की हथेली पर पिघल जाए? धातु शरीर के तापमान पर पिघल, हाथ की हथेली में पिघल जाए। NCERT के जो चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी दे रखा है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा भैया आपका गैलियम और सीजियम। कौन रहेगा, गैलियम और सीजियम इतने ज़्यादा बोल सकते हैं कि मुलायम होते हैं कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आपके पिघल जाएगी। आप अपनी हाथ की हथेली पे रखेंगे तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, आपका बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो होता है भैया 37 डिग्री, है ना। 37 डिग्री सेंटीग्रेड अपने बॉडी का जो सेल्सियस है वो दे रखा है, आपका टेम्परेचर दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, अपनी बॉडी से भी कम का मतलब क्या हुआ, 29.76 जो इसका डिग्री सेंटीग्रेड पे दे रखा है गैलियम का, और फ्रीजियम दे रखा है 28.44। तो इतना कम तापमान होने के कारण क्या होता है, अगर आप इसको हथेली पे रख के थोड़ा सा मसल लेंगे तो ये पूरा पानी जैसा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आयोडीन भी एक अधातु है, उसके बारे में अपने कल वाली क्लास में बात भी किया था। आयोडीन कैसी है, एकमात्र ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। ये क्वेश्चन सबके सब NCERT में दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 3 धातु अधातु वाला क्लास 10th का, उसमें 100% आपको ये सभी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और पेपर जो आपका होगा 100% है NCERT से ही बनेगा। तो अन्य धातुएं उच्च गलनांक वाली होती है, इनका उपयोग विशेष तकनीकों में होता है, और ये नरम धातुएं होती है। ध्यान रखिएगा, गैलियम सीजियम काफ़ी ज़्यादा मुलायम, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सी धातुएं अत्यधिक मुलायम है ना, वेरी सॉफ्ट, इनको सॉफ्ट मेटल्स भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है भैया, तांबा या कॉपर का प्रतीक क्या है भैया? तो कॉपर क्या Cp होता है क्या? नहीं, कॉपर का जो प्रतीक होता है भैया वो होता है Cu, Cu2+, Cu3+, कॉपर क्यूप्लिक्स। तो भैया ये आपका हुआ कॉपर, Cr आपका हुआ क्रोमियम, Cu आपका होगा कोबाल्ट, Cp नाम का कोई भी तरह का तत्व देखने को नहीं मिलता है। तांबा का रासायनिक प्रतीक कॉपर है, जो कि लैटिन के शब्द क्यूप्रम से आया है। किससे आया भैया? लैटिन के जो वर्ड्स है, ये एग्जाम में क्वेश्चन कभी पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। क्यूप्रम से आया है कॉपर, क्रोमियम Cr, कोबाल्ट Cu। ये गलत है ऑप्शन इसके, क्योंकि अपन तांबे की बात कर रहे हैं। तांबा एक विद्युत चालक है और तारों में उपयोगी। क्योंकि अपने घरों में जितने भी तार लगाए जाते हैं, मैक्सिमम जो अपने घर की वायरिंग होती है उनमें तांबे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तांबा थोड़ा आसानी से मिल सकता है और थोड़ा उसका कॉस्ट भी कम है। क्योंकि बात करते हैं अगर अपन चालकता की, तो सर्वाधिक चालक जो धातु है वो है आपकी चांदी।
पर चांदी जो है आपकी वो काफ़ी कॉस्टली है, उसको घरों में लगा पाना मुश्किल है। तो उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन जो होता है सबसे बेस्ट ऑप्शन हुआ है तांबा। इसीलिए तांबा क्या है, जो चालक है और इसका उपयोग अपन तारों के रूप में करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। और ये आवर्त सारणी में धातु है, ऑब्वियस बात है, ये कॉपर है तो ये धातु होगा Cu2+ के फॉर्म में। मोती, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है भैया, मोती जो होता है वो वही किससे बना होता है? तो मोती जनरली जो बना होता है भैया वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट के बारे में ध्यान रखना, जो अपने शरीर की जो पत्थरी बनती है ना, पत्थरी जो बनती है पत्थरी, तो ये जो पत्थरी जो होता है भैया, ये पत्थरी कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। बाकी कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड्स, इनका कोई ज़्यादा यूजेस यहाँ पे नहीं दिख रहा है मेरे को। सीधा बढ़ते हैं आगे। कैल्शियम ऑक्साइड CEO को अपन चूना पत्थर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट, सल्फेट, ऑक्साइड्स गलत है। ये CPO में प्राकृतिक रूप से बनता है, ध्यान रखना। जो अपन देख के आते हैं ना, शंख, कौड़ियाँ, मोलस्का संघ के बहुत सारे जीव जिनको अपन घरों में सजावट के रूप में भी लेके आते हैं, सामान के रूप में, ये अपने जितने भी सी होते हैं समुद्रों के किनारों पर बेचे जाते हैं जनरली। तो सीपियाँ जनरली होती हैं वो मोती बनाती है। सीपियाँ से जनरली क्या बनता है भैया? मोती बनता है। और सीपी जो होता है आपका मोलस्का संघ का प्राणी है, उस प्राणी के शरीर के अंदर बनता है मोती। क्या बनता है भैया? उसके शरीर में बनता है मोती। तो ध्यान रखना, ये आपका जो मोती बनाने वाला जो जीव है इसको अपन बोलते हैं सीपिया। और ये सीपिया जनरली जो होता है भैया वो होता है आपके मोलस्का संघ में। किस में होता है? ये जो आपका बायोलॉजी में अगर अपन देखते हैं ना जीवों के संघ, तो उसके अंदर आपको मोलस्का संघ देखने को मिलेगा। उस मोलस्का संघ के जीवों के अंदर देखने को मिलता है। और मोती का उपयोग अपन आभूषणों के रूप में करते हैं, ये सभी को पता है, बताने की बात नहीं है। लोहा किससे उद्धारित किया जाता है? तो लोहा जो जनरली निकाला जाता है भैया भारत के अंदर, वो निकाला जाता है हेमेटाइट से। किससे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है हेमेटाइट से निकाला जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, इसका अयस्क है लोहे का। तो लोहा हेमेटाइट से उद्धारित किया जाता है। अर्जेंटाइट चांदी होता है। सिंगरफ, मैलाकाइट, ये भैया मैलाकाइट जो होता है तांबे का अयस्क होता है, ध्यान रखना। हेमाटाइट प्रमुख रूप से लोह अयस्क है। इसका उपयोग इस्पात निर्माण में होता है। इस्पात निर्माण मतलब स्टील के निर्माण में इसका उपयोग होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अर्जेंटाइट चांदी का एक प्रकार से बोल सकते हैं अयस्क है, और मैलाकाइट तांबा का अयस्क है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, किस लोह अयस्क में 72% तक लोहा होता है ना? 72% लोहा किस में होता है भैया? तो वो होता है आपका मैग्नेटाइट। कौन सा होता है भैया? मैग्नेटाइट इसका राइट आंसर रहेगा। मैग्नेटाइट Fe3O4 और हेमाटाइट Fe2O3। ध्यान रखना, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4 है, जबकि हेमेटाइट जो अभी पिछला क्वेश्चन पढ़ा अपन ने, उसका जो भैया फॉर्मूला है वो Fe2O3 है। तो मैग्नेटाइट क्या दे रखा अपन ने यहाँ पर? Fe3O4। इसको थोड़ा ध्यान रखना है, 3 नीचे आएगा और ये O4 भी नीचे आएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। हेमाटाइट 70%, मैग्नेटाइट 72%, लिमोनाइट सिडराइट में कम लोहा होता है। तो अगर आपसे पूछे कि भैया जो लोहे के अयस्क कौन से हैं, तो अयस्क 4 है भैया, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। अब इनमें से भी आपसे पूछे कि सबसे बेस्ट वाला कौन सा, तो मैग्नेटाइट। अगर ऑप्शंस में अगर मैग्नेटाइट नहीं है तो फिर आंसर क्या होगा? हेमाटाइट। क्योंकि चूँकि अपने पिछला क्वेश्चन देखा है तो उस क्वेश्चन के अंदर आपका मैग्नेटाइट का ऑप्शन नहीं था, वहाँ पर हेमेटाइट था, तो अपन ने हेमेटाइट राइट आंसर दिया। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा कि 72% लोहा किस में होता है, तो वो होता है मैग्नेटाइट में, और 70% किस में होता है? हेमाटाइट में। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये चुंबकीय और उच्च गुणवत्ता वाला अयस्क है। कैसा भैया? ये चुंबकीय है और उच्च गुणवत्ता वाला, सबसे बेस्ट क्वालिटी का अगर बोल सकते हैं अयस्क है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकल जाती है? तो भैया समुद्र के पानी से जो धातु निकल जाती है उसका नाम है यहाँ पर मैग्नीशियम। क्या नाम है उसका? मैग्नीशियम। ध्यान रखिएगा, समुद्र के पानी में से मैग्नीशियम निकला जाता है। पोटेशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम समुद्र से नहीं निकलते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित है। तो अगर आपसे पूछे मैग्नीशियम किस फॉर्म में मिलता है समुद्र में, तो वो मिलता है मैग्नीशियम क्लोराइड के सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है। और इसका उपयोग मिश्र धातुओं में होता है। कहाँ होता है? मिश्र धातुओं में। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण किया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? मिश्र धातु कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपका पीतल है ना, कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है, तो किसका एग्जाम्पल है? वो आपका एक मिश्र धातु का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिकतम बाहुल्यता से मिलती है? इनमें से कौन सी सर्वाधिक रूप से भूप्रवृत्ति पर मिलती है? तो आप सभी को पता है, छोटी क्लास में आप पढ़ के आ रहे हैं, है ना। एल्यूमिनियम सर्वाधिक रूप से भूप्रवृत्ति पर मिलने वाला तत्व है ना। तो टाइटेनियम, अगर अपन बात करते किसकी, चंद्रमा की बात कर रहे होते हैं, तो चंद्रमा की जो भूगर्भता है उसमें सर्वाधिक रूप से टाइटेनियम देखने को मिलता है, इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट जो आपका है कॉपर और फेरस, आयरन भी तुच्छ मात्रा में होता है, लिमिटेड है। एल्यूमिनियम पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर धातु है, ध्यान रखिएगा। कॉपर, फेरस, टाइटेनियम कम प्रचुर है। ये बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है अपन को? बॉक्साइट अयस्क। तो बॉक्साइट अयस्क किसका होता है? एल्यूमिनियम का। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है? उद्योगों में बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मैग्नीशियम सल्फाइड के में मैग्नीशियम और सल्फर के भार का अनुपात बताना है आपको। अब तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम का नंबर कितना। तो मैग्नीशियम जनरली आपका होता है सोडियम मैग्नीशियम, बोले तो आपका 12। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो होगा भैया वो होगा आपका 12, ठीक है। फिर आपका भैया रह गया सल्फर, सल्फाइड, है ना। तो सल्फर जो है आपका, वो सल्फर का परमाणु क्रमांक है भैया है वो 16। और ऐसा माना जाता है कि कुछ एग्जाम्पल्स में कि भाई जो इनका परमाणु क्रमांक होता है उसका डबल, है ना, उसका जो डबल होता है वो उसका क्या होता है? वो होता है उसका परमाणु भार, है ना। तो उसके भार का अनुपात पूछ रहा अपन से। तो मैग्नीशियम का हो जाएगा भैया 24 और इसका हो जाएगा भैया 32। कितना हो जाएगा? 24 और 32। 8 से भाग देंगे तो भैया 8 या 24 और 8 चौक 32। तो ये हो जाएगा भैया इसका राइट आंसर आपका 3:4। क्या हो जाएगा आपका? 3:4, क्योंकि 8 से काटेंगे तो भैया ये कट जाएगा आपका 3 बार और ये कट जाएगा आपका 4 बार। तो अनुपात क्या आएगा? 3:4 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फाइड और मैग्नीशियम और सल्फर के भार का अनुपात पूछ रहा है। ये फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, मैग्नीशियम सल्फाइड है मैग्नीशियम 24, सल्फर 32 का भार अनुपात 24:32 यानी 3:4 है। अन्य विकल्प सभी गलत है। रासायनिक यौगिक का द्रव्यमान अनुपात है और ये रासायनिक गणना पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता है। फोटोग्राफिक फिल्म पर सुगंधाई पायस प्लान तैयार करने में निम्न में से किस हैलाइड का प्रयोग होता है? तो भैया क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका है वो पूछ रहा है कि कौन से हैलाइड का प्रयोग फिल्म फोटोग्राफी में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो अपन पिछली क्लास में पढ़ रखा है, अपन ने देखा भी था इस एग्जाम्पल, तो इसका राइट आंसर है वो है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है भैया इसका राइट आंसर? सिल्वर ब्रोमाइड। अब एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा हैलाइड्स क्या होता है? हैलाइड्स का मतलब जनरली जो आपकी आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 17, है ना, वर्ग 17 आवर्त सारणी, है ना, वर्ग 17 आवर्त सारणी का उसमें पाया जाने वाला आपका क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, एंटिस्टाइन। तो क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, एंटिस्टाइन, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब होते हैं भैया हैलाइड्स। इनको बोलते हैं हैलाइड। हैलाइड, इनको हैलाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका गुण जो होता है वो जनरली कैसा होता है? वो होता है भाई लवण, सॉल्ट, है ना। तो ये कैसे होते हैं? दीज आर कॉल्ड सॉल्टी, है ना। तो ये सॉल्टी होते हैं, है ना। इनके सॉल्टी लक्षण के कारण इनको बोला गया हैलाइड्स। और ये वर्ग नंबर 17 में होता है। तो यहाँ पर देगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर और ब्रोमाइड, तो ये ब्रोमाइड आपका Br इसी से आया है। आपका ये कौन से हैलाइड का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर देखा सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि इसको बोला गया अर्जेंटम ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं अपन। फोटोग्राफी फिल्मों में प्रकाश संवेदी पायस के उपयोग होता है। सोडियम क्लोराइड आपको पता है नमक होता है भैया, जो खाने का नमक होता है वो कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। सिल्वर आयोडाइड क्लोराइड कम प्रभावी है और यह प्रकाश से प्रतिक्रिया करता है। फोटोग्राफी में इसका उपयोग प्रमुख है, ध्यान रखना। फोटोग्राफी का अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना सीधा AgBr या फिर आपको सिल्वर ब्रोमाइड या अर्जेंटम ब्रोमाइड भी लिखा हुआ आ सकता है, क्योंकि सिल्वर का लैटिन में वर्ड, लैटिन नाम है सिल्वर का, वो भैया अर्जेंटम है। क्या नाम है इसका? सिल्वर यानी चांदी, ध्यान रखना। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन कोई गलत फहमी है तो देख लो भाई, मैं लिखी तो यहाँ पर ये लिखा मैंने चांदी नॉर्मल भाषा में, ये लिख दिया मैंने सिल्वर इंग्लिश भाषा के अंदर, और इसी को लैटिन भाषा में बोलते हैं भैया अर्जेंटम। क्या बोलते हैं? अर्जेंटम, अर्जेंटम,
किसको बोलते हैं अर्जेंटम? अर्जेंटम बोलते हैं Ag। और इसी अर्जेंटम Ag किसका साइन होता है? ये आपका, ये आपके सिल्वर का साइन भी क्या होता है भैया? Ag होता है ना। तो चांदी भी लिखा हुआ है तो भी क्या आएगा उसका मतलब? उसका मतलब है भैया Ag। तो Ag का मतलब समझ आ गया। तो ये आपका हिंदी भाषा, ये इंग्लिश भाषा में, और ये आपका लैटिन भाषा में। नेक्स्ट, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा बताइए? जिंक फॉस्फाइड। इसका राइट आंसर होगा भैया जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड, जिंक ऑक्साइड मत रखना, जिंक ऑक्साइड नहीं, जिंक फॉस्फाइड जो होता है वो आपका होता है चूहों के विष का नाम। चूहों के विष का रासायनिक नाम जिंक फॉस्फाइड। इसका फॉर्मूला भी देख लेना, Zn3P2 है ना भैया, ऐसे लिखते हैं इसको, Zn3P2, इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। तो जिंक फॉस्फाइड है, जिंक फॉस्फाइड, पोटेशियम साइनाइड, लेड नाइट्रेट गलत आंसर है। ये विषैला यौगिक चूहों को मारता है ना, इसका सेवन करने से चूहे की हो जाती है मृत्यु, इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग कीट नियंत्रण में भी किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, तो कौन सी धातु है भाई? तो ये आपका एनसीईआरटी में ही दे रखा भैया, इंपॉर्टेंट है ये। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सीधा आपका कॉपर का, है ना। तो ये आपका कॉपर कार्बोनेट का क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 1 में भी दे रखा है, चैप्टर नंबर 3 में भी दे रखा है। धातुओं का संक्षारण जो टॉपिक है, धातुओं के संक्षारण में दे रखा है। जैसे आपका चांदी होती है वो काली पड़ जाती है, लोहे पर जंग लग जाती है भूरा हो जाता है ना। ठीक इसी प्रकार से कॉपर का कलर कैसा होता है? कॉपर का कलर हो जाता है भैया ग्रीन। कैसा हो जाता है भैया? ग्रीन कोटिंग हो जाती है इसके ऊपर, किस पर? कॉपर पर। तो इसी को बोला गया भैया कार्बोनेट के ऊपर परत बन गई हरे रंग की, तो वो कौन सी परत है? तो कॉपर कार्बोनेट। सिल्वर चांदी हो जाती काली। एल्यूमिनियम क्या होता है भैया? एल्यूमिनियम के बारे में सोल्यूशन नहीं दे रखा शायद, जिंक का भी नहीं दे रखा है। नेक्स्ट देख लें इसमें, तांबा हवा में हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत बना लेता है, जबकि ऐसा सिल्वर एल्यूमिनियम जिंक पर नहीं देखने को मिलता है। ये जंग का एक रूप है। और पुराने तांबे की मूर्तियाँ देखा होगा आपने घरों में, अपने मम्मी को या फिर दादी को देखा होगा बर्तनों को साफ करते हुए, तांबे के बर्तनों के अंदर जनरली ग्रीन कलर की कोटिंग जम जाती है ना। तो ध्यान रखना, आप चांदी काली पड़ जाती है क्योंकि वो भी एक प्रकार से बोल सकते हैं कि रिएक्ट कर रहा होता है। ठीक इसी प्रकार से जो आपका पानी इसका दे रखा, सॉरी तांबे का दे रखा है, तो तांबे का ध्यान रखना। लोहे का भी पूछ लेता बहुत बात, तो ये धातुओं का संचरण भी कहलाता है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कौन सी होती है? तो भैया ये इसका राइट आंसर होगा आपका सोना, इंपोर्टेंट है ये। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो वो ध्यान रखना सोना होता है। मुक्त पूर्ण रूप से इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी अपन बोल सकते हैं कि पदार्थ की इम्प्योरिटीज नहीं होती है इसमें, प्योर मिलता है अपन को। सोना क्या मिलता है? प्योर मिलता है। सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था पाया जाता है क्योंकि ये निष्क्रिय होता है। क्योंकि सोना निष्क्रिय होता है सर्वाधिक, तो निष्क्रिय होगा तो क्या करेगा? किसी के साथ में क्रिया नहीं करेगा, क्रिया नहीं करेगा तो कोई भी तरह का यौगिक नहीं बनाएगा, कोई भी तरह का अयस्क देखने को नहीं मिलता है। चांदी, लोहा, जस्ता सबके भैया बहुत सारे दे रखे हैं। चांदी के भी सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर अर्जेंटाइट, ये बहुत सारे एग्जांपल्स है ना। लोहे का एमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ये सब के सब अयस्क हैं। जिंक का अपन ने देखा था लास्ट क्लास में, जिंक ब्लैंडी, जिंक कैलामाइन, तो ये कैलामाइन भी क्या इसका जस्ता का अयस्क है। तो सोने का उपयोग आभूषणों में होता है और ये रासायनिक स्थिरता जस्ता है, अपन को सभी को पता है ना। नेक्स्ट, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? यहाँ पर दे रखा है एक और क्वेश्चन, तो ये आपका राइट आंसर है भैया तांबा। तांबा मुक्त अवस्था में कभी कभी पाया जाता है ना, तांबा हमेशा नहीं पाया जाता है। सोने के बारे में अगर बोलते तो अपन बोल सकते हैं 100% कि भैया वो मुक्त अवस्था में होता है, पर तांबा कभी कभी क्या हो सकता है भैया? तांबा कभी कभी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। लोहा, जस्ता, सीसा यौगिकों में मिलते हैं हमेशा। तांबा ये चालक है, तारों में उपयोगी है, लेकिन ये कम अभिक्रियाशील है, थोड़ा कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए बोलते हैं अपन इसको कभी कभी मुक्त अवस्था में देखने को मिल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है? तो ये वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये पीएसआई में आया है 2011 के अंदर, है ना। तो ये रिपीट क्वेश्चन क्या भी आपका सोना की बात कर रहा है। कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में, कौन सा प्रकृति में सदैव मुक्त अवस्था में, ऐसे कोई भी लैंग्वेज को घुमाया जा सकता है। तो मैंने वो सभी क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश किया इसके अंदर कि भैया जो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए, है ना। तो सोना हमेशा प्रकृति में सहज या फिर मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चांदी, तांबा कभी कभी, और सोडियम यौगिकों में ही मिलता है। सोने की निश्चितता से स्थिर बनाती है जो इसको आभूषण और उसका मुद्रा में। अरे भाई देखो सिंपल सी बात है, सोना को कभी आपने देखा काले पड़ते हुआ? ना कभी सोना काला पड़ता है,
पानी में डालोगे तो उसका कोई रिएक्शन नहीं करेगा, वो ना उसमें जंग लगती है ना। तो जनरली सोना जो होता है वो बहुत ही कम अभिक्रियाशील है। जितना कम अभिक्रियाशील होगा तो सिंपल सी बात है कि उसकी जो प्योरिटी है वो ज़्यादा बेटर है। इसीलिए अपन देखते हैं कि सोना में किसी भी तरह की कोई भी तरह की जंग नहीं लगती है, काली नहीं पड़ती है, उससे कोई चेंज नहीं आता है। इसका रीज़न क्या है कि वो सबसे कम अभिक्रियाशील है, बहुत निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है और स्थिर है। धातु जो ठंडे पानी में अभिक्रिया नहीं करती, ये भी एनसीईआरटी में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेनोग्राफर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 24 आपका, जो कि ठंडे पानी में अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर है आपका मैग्नीशियम। ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, गर्म पानी के जरिए अभिक्रिया कर लेता है। तो मैग्नीशियम ठंडे पानी में प्रतिक्रिया नहीं करता है, केवल गर्म पानी से ही प्रतिक्रिया करता है, इंपॉर्टेंट है। बाकी सोडियम, पोटेशियम, सीजियम अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा, बहुत ही तेज अभिक्रियाशील है। पोटेशियम, सोडियम, सीजियम बहुत तेज अभिक्रिया कर सकते हैं, जबकि बाकी वाला सब इसमें एग्जाम्पल है मध्यम। मैग्नीशियम क्या है, मध्यम अभिक्रियाशीलता दर्शाता है और इसका उपयोग मिश्र धातुओं में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है? इनमें से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, इन चारों की तुलना में अगर अपन तुलना की जाए तो मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है, फिर एल्यूमिनियम कम होता है, उससे आयरन भी कम होता है, कॉपर भी कम होता है। तो मैग्नीशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, एल्यूमिनियम, फेरस और कॉपर से ऊपर है। अब इसको याद करने का एक तरीका है, भाई आपको याद होनी चाहिए क्या, जो अभिक्रियाशीलता की श्रेणी होती है ना, उसको याद करना जरूरी है। तो प्रतिक्रियाशीलता में मैग्नीशियम उच्च होता है, इसीलिए इसको बोला गया कि भैया ये आपका एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर से ऊपर है, इसलिए क्या होता है, इसका ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इसका उपयोग आतिशबाजी और मिश्र धातुओं में देखने को मिलता है। तो इसकी एक ट्रिक भी है, एक्चुअल में लिखवाना चाहता हूँ मैं, देखो क्या करते हैं उसको। इस इतनी अभिक्रियाशीलता श्रेणी को देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा इसका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है, अब आप देख लीजिए एग्जांपल के हिसाब से अपना एल्यूमिनियम बाद में, जिंक भी बाद में, आयरन भी बाद में, कॉपर भी इसके बाद आएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो मैग्नीशियम क्या है, इन सबसे पहले आ रहा है अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अंदर, ये भैया पहले आएगा। जो जितना आगे होगा वो उतना फास्ट रिएक्ट करा होगा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि भैया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, उत्कृष्ट धातुओं को घोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जितने भी ऐसी धातु हैं, जैसे आपका सोना है, वो आसानी से अपन इसको पिघला नहीं सकते हैं, तो इसको पिघलाने के लिए एक स्पेशल लिक्विड बनाया जाता है, इसको बोलते हैं अपन एक्वा रेजिया। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में दे रखा है, बाकायदा बोल्ड आउट कर रखा है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा लिखा हो सकता है, सोने को घोलने के लिए बनाया गया पदार्थ क्या कहलाता है, एक्वा रेजिया कहते हैं उसको। इंपॉर्टेंट है ये आपका, इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। एक्वा रेजिया नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है। अब ये क्वेश्चन और आ सकता है इंपॉर्टेंट इसमें, ये भैया बनता किससे? तो एक्वा रेजिया बनता है, वो बनता है आपका HCl के साथ में ऐड करते हैं HNO3। ये भी आपके 10th क्लास में दे रखा है ना। तो HCl और HNO3 मतलब आपका नाइट्रिक एसिड और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है, और इसका अनुपात कितना होता है? तो HCl होता है आपका 3 भाग और HNO3 का होता है 1 भाग। ये दोनों मिलके जो बनाते हैं लिक्विड, इस लिक्विड को अपन बोलते हैं भैया एक्वा रेजिया। क्या बोलते हैं इसको अपन? एक्वा रेजिया। इंपॉर्टेंट है ये एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया वो सोल्यूशन है जिसमें आप सोना, टंगस्टन, कुछ महत्वपूर्ण धातुओं को अपन इसके अंदर प्लेटिनम को, सॉरी टंगस्टन ने सोना और प्लेटिनम को ये घोलता है। सोना प्लेटिनम जैसी बहुत ही महंगी धातुएं जो होती हैं, इनको घोलने के लिए इसका उपयोग होता है। ये अन्य एसिड अकेले अप्रभावी। अब देखो HCl HNO3 अकेले आप यूज़ करोगे तो उसमें सोना नहीं पिघलेगा, पर HCl HNO3 का लिक्विड को मिक्स करेंगे तो बनेगा एक्वा रेजिया, और एक्वा रेजिया को अंदर अपन सोने को या प्लेटिनम को पिघला सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या भैया? क्वेश्चन नंबर 27 के लैंग्वेज पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है एग्जाम में।
तो सोडियम वाष्प पीले रंग के साथ जलता है। पहला, सोडियम की न्यून आयनन ऊर्जा, पीले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों को अवशोषित करने की उसकी क्षमता, पीला रंग अवशोषित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन, और सोडियम परमाणुओं द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम के पीले क्षेत्र में उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? डी रहेगा। तो देखिएगा, सोडियम वाष्प लैंप पीला प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि सोडियम परमाणु ऊर्जा अवशोषित कर पीले स्पेक्ट्रम को करते हैं उत्सर्जित। अब जिस स्पेक्ट्रम को उत्सर्जित करेंगे वही इसका कलर होता है, ये भी ध्यान रखना हमेशा। सोडियम की विशिष्ट तरंगदैर्घ्य भी होता है, और इसका उपयोग कहाँ होता है? स्ट्रीट लाइट्स में, जो पहले वाली लाइट लगी जाती है ना, अभी वर्तमान में तो बहुत सारी लाइट्स अपने जो है वो अपन सोडियम लैंप वाली नहीं लगा के अभी वर्तमान लाइट लगती है, सब कौन सी है? अपने बोल सकते हैं कि ये एलईडी लाइट्स है। एलईडी लाइट्स की जगह पहले अपन जो पहले वाली लाइटें थी, जो बोल सकते हैं ना ऑरेंज कलर टाइप या पीलो कलर टाइप की जो लाइट थी, तो उनके अंदर आपका जनरली सोडियम लैंप, उनको सोडियम लैंप ही बोल देते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो पानी को सर्वाधिक प्रदूषित करने वाला पदार्थ कौन सा है? इंपॉर्टेंट है ये, आपके प्रदूषण के अंदर भी पूछ सकता है, आपका वेस्ट मैनेजमेंट वाले के अंदर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका भैया सीसा। आर्सेनिक, पोटेशियम, मैग्नीशियम इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सीसा, या जिसको बोलते हैं लैड। लैड पानी को दूषित करता है, विषैला है। आर्सेनिक भी हानिकारक प्रभाव दर्शाता है। आर्सेनिक से आपने देखा होगा ब्लैक फुट डिजीज आती है, नाम बहुत बार। ब्लैक फुट डिजीज़ क्या होती है? तो ब्लैक फुट डिजीज़ का जो कारक होता है वो आपका होता है भैया आर्सेनिक। कौन होता है? आर्सेनिक भी इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम मैग्नीशियम कम प्रभावी है। सीसा न्यूरोटॉक्सिक है। न्यूरोटॉक्सिक है मतलब सीधा आपके न्यूरॉन्स पर अटैक करेगा, आपका ब्रेन और आपका जो नर्व सिस्टम है उसको तबाह कर देगा बॉडी के अंदर। तो इंपॉर्टेंट है ये। सीसा कैसा होता है? कि न्यूरोटॉक्सिक जहर है सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, धातु जिसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता भी दिया है कि हीमोग्लोबिन भैया किससे मिलकर बना होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ये आयरन का, ये पोरोफायरिन की वलय होती है जिसके अंदर आयरन होता है, वो उस आयरन के साथ में ऑक्सीजन CO2 का वलय बनता है। तो इंपॉर्टेंट है ये आपका आयरन से बना होता है। हीमोग्लोबिन में हीम का मतलब ही क्या होता है भैया? जब इसके नाम में इसका आंसर पड़ा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला भी था, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक का मतलब है हीम, हीम का मतलब भी भैया यहाँ पर क्या है? आयरन से है ना। और दूसरे का मतलब है ग्लोबिन। तो ग्लोबिन जो आपका है भैया वो है आपका प्रोटीन। ग्लोबिन क्या है आपका? ग्लोबिन आपका जो है भैया वो है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। कॉपर, मर्करी, मैग्नीशियम इसमें नहीं पाया जाता है। हीम का समूह का हिस्सा भी नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नाभिक की ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण धातु में से भारत में कौन से सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो ध्यान रखना, ये भारत से बात पूछ रहा है, तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में मिल रहा है भैया वो है थोरियम। ये RSP एग्जाम 1992 में आया पुराना क्वेश्चन है, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। भारत में थोरियम बहुत पाया जाता है, खासकर मोनोजाइट। किसमें पाया जाता है? तो थोरियम का आपका अयस्क को पूछ सकते हो, तो उसका नाम क्या भैया? मोनोजाइट। यूरेनियम, कैडमियम, बेरिलियम कम मात्रा में। थोरियम नाभिकीय ईंधन के रूप में। अब नाभिकीय ईंधन क्या होता है? परमाणु बम देखा होगा आपने, सुना होगा। तो परमाणु बम या फिर जो अपने परमाणु संयंत्र है जिसमें अपने एनर्जी बना रहे हैं, जैसे रावत भाटा है भारत राजस्थान के अंदर, है ना। ऐसी प्रकार से काकरापारा है, और भी बहुत सारे इंडिया में दे रखे हैं एग्जाम्पल्स। केगा दे रखा है, काकरापारा दे रखा है, आपका जो नाभिकीय संयंत्र राजस्थान दे रखा है रावत भाटा। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है? इन थोरियम और यूरेनियम जैसे परमाणु विक्रियाशील तत्वों को एक नियंत्रित अभिक्रिया के द्वारा इनसे एनर्जी उत्पन्न की जाती है, और ये भारतीय ऊर्जा नीति में एक महत्वपूर्ण है। इनसे बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी से अपन विद्युत का निर्माण करते हैं। तो ये किसी भी देश की बोल सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं। इन तत्वों को आ जा सकता है। आमतौर पर कीटाणु रहित करने के लिए किस धातु का उपयोग? तो अपना गर्म जो पानी आता है उसको साफ करने के लिए उसमें क्या मिक्स किया जाता है? तो वहाँ पे मिक्स किया जाता है भैया क्लोरीन। क्या मिक्स किया जाता है? क्लोरीन युक्त जो पानी होता है। क्लोरीन पानी को कीटाणुरहित करने में उपयोगी धातु है। ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर इसमें कम प्रभावी है, और ये बैक्टीरिया को मारता है। ध्यान रखना, क्या करना है? ये बैक्टीरिया को मारने के लिए अपने इस पर क्लोरीन को ऐड करते हैं, और क्लोरीन क्या करता है? कीटाणुरहित हो जाता है, और ये जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकल जाती हैं, तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? अब किसी व्यक्ति को गोली लगी, गोली लगने के बाद में अपन उस गोली को बाहर नहीं निकालेंगे तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसकी गोली का जो कवरिंग है, कोटिंग है, वो किसका बना हुआ है? शीशा का बना हुआ है।
और सीसा होता है बहुत जहरीला। तो सीसा या लेड से बनी गोलियां शरीर में जहर फैलाती हैं क्योंकि विषैला है। पारा आर्सेनिक भी हानिकारक होता है, लोहा थोड़ा कम है। सीसा कैसा है भैया, न्यूरोटॉक्सिक, अपन ने बात भी किया, न्यूरोटॉक्सिक मतलब जो सीधा न्यूरॉन्स के ऊपर अटैक कर सकता है, आपका ब्रेन और आपका नर्व सिस्टम जो आपका बॉडी का तंत्रिका तंत्र है उसको नष्ट कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट है ये सीसा की जो बनी हुई गोलियाँ होती है इसको शरीर से बाहर निकालना इम्पोर्टेंट है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर, इसकी बात कर रहा है भैया यहाँ पर ये बात कर रहा है जर्मन सिल्वर किससे मिलके बना होता है। तो जर्मन सिल्वर बना होता है कॉपर, जिंक और निकल का। इसका बना होता है कॉपर, जिंक और निकल से बना हुआ होता है आपका कौन, किसकी बात कर रहे हैं, मिश्र धातु की बात कर रहे हैं। तो सिल्वर आपसे पूछ रहे जर्मन सिल्वर किससे बना होता है, तो कॉपर, जिंक और निकल का बना होता है। कॉपर, जिंक और निकल की मिश्र धातु होती है जर्मन सिल्वर। इसमें सिल्वर नहीं होता, बस बच्चा यहीं पे गलती कर जाता है ना। जैसे लिखा होता है जर्मन सिल्वर, वो मानता है सिल्वर इसके अंदर होगा, तो सिल्वर इसके अंदर बिल्कुल नहीं होता। इसका नाम जर्मन सिल्वर है। इसका उपयोग सजावटी बर्तनों और सजावटी वस्तुओं में होता है और चमकदार और टिकाऊ होता है, तो इसलिए बोला गया इसका जर्मन सिल्वर। सिल्वर जैसा दिखता है पर सिल्वर नहीं है। लोहा, निकल और क्रोमियम से बना हुआ मिश्र धातु क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं भैया स्टेनलेस स्टील। ध्यान रखना अपने घरों में जितने भी आप बर्तन यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम बर्तन जो आपको दिखेंगे वो स्टेनलेस स्टील लिखा हुआ आता है उसके ऊपर। तो स्टेनलेस स्टील का मतलब क्या भैया, उसको केवल लोहा नहीं है, लोहे के साथ में कुछ मात्रा में निकल और कुछ मात्रा में क्रोमियम का उपयोग उसके अंदर किया जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है भाई व्याख्या देख लेते हैं इसकी। लोहा, निकल और क्रोमियम का मिश्रण जो होता है भैया वो स्टेनलेस स्टील है। जर्मन सिल्वर, कांसा, ड्यूरेनियम ये थोड़े अलग है भैया। अब देखो थोड़ा ध्यान रखना, जर्मन सिल्वर अपन ने पीछे वाला एग्जाम्पल में पढ़ लिया है। कांसा क्या होता है भैया, कांसा का थोड़ा ध्यान रखना, ये कॉपर प्लस टीन से बना हुआ होता है ना। ड्यूरेलियम का थोड़ा दिख नहीं रहा मेरे को, देखते हैं बाद में ड्यूरेलियम का बताएंगे आपको, है ना। ड्यूरेलियम को छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किसको भूरा कोयला और ब्राउन कोल का गया है। तो भैया ब्राउन कोल आपका जो है भैया वो कौन सा है, अरे बताइए बताइए कौन सा है, वो है भैया लिग्नाइट। लिग्नाइट राजस्थान में सर्वाधिक रूप से मिलने वाला कोयला भी है। ध्यान रखना, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि भूरा कोयला कौन सा है, तो लिग्नाइट है ना। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट होता है। सेकंड नंबर पे कौन सा होता है, बिटुमिनस होता है। कोक क्या होता है भैया, क्या कोक कोयला है, क्या कोक कोयले का पार्ट नहीं, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। लिग्नाइट भूरा कोयला कहलाता है क्योंकि ये कम कार्बन वाला होता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, कोक उच्च गुणवत्ता के। लिग्नाइट का उपयोग बिजली उत्पादन में होता है और निम्न श्रेणी का कोयला होता है। तो निम्न श्रेणी मतलब कि अपना यहाँ पे जो बरसिंगसर, पलाना, कपूरड़ी, जालीपा, ये एग्जाम्पल आपने सुने होंगे ज्योग्राफी के अंदर। तो जालीपा, कपूरड़ी, पलाना, है ना, इन सभी ये बाड़मेर, जैसे बाड़मेर, बीकानेर के बहुत सारे क्षेत्रों से लिग्नाइट का कोयला निकाला जाता है और ये इसका उपयोग कहाँ होता है, बिजली के उत्पादन में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है कौन सा अधातु खनिज है ना, ऐसा कौन सा अधातु है जो कि खनिज के रूप में अपन को मिलता है। तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका भैया जिप्सम। क्या होगा आपका, जिप्सम। अब जिप्सम क्या है, देखो जिप्सम देख लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको, हेमीहाइड्रेट नहीं सॉरी डाईहाइड्रेट बोलते हैं। हेमीहाइड्रेट तो फिर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। तो जिप्सम जो होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट डाईहाइड्रेट बोल सकते हैं, एक धातु खनिज है। बॉक्साइट, मैग्नीशियम, मैंगनीज धातुओं से संबंधित है। जिप्सम का उपयोग कहाँ होता है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जिप्सम का उपयोग आपका सीमेंट प्लास्टर में होता है, प्राकृतिक रूप से अपन को देखने को मिलता है। जिप्सम का बड़ा बोल सकते हैं कि उत्पादक है राजस्थान। लास्ट क्वेश्चन अपना क्लास का, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता। तो इसका राइट आंसर है भैया आपका लुइस अल्वारेज। ध्यान रखना, PSI में आया हुआ 2022 के अंदर ये क्वेश्चन, इरिडियम परत की खोज किसने की थी और नोबेल पुरस्कार भी जीता इसने। तो ध्यान रखना ये आपका हेनरी मोजले कौन था, हेनरी मोजले आपका वही था जो भाई जिसने आवर्त सारणी बनाई थी। और पीरे क्यूरी कौन है, मैडम क्यूरी जिसने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। तो ये अलग है ना। क्यूरी की पूछे तो आप यहाँ रेडियो एक्टिविटी तक ध्यान रखना। सेंटिग्रेड रेमोन का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हेनरी मोजले का पूछे तो आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी के जो निर्माता है वो कौन है, हेनरी मोजले है। व्याख्या में देख लेते हैं। लुइस अल्वारेज ने इरिडियम परत की खोज की जो डायनासोर विलुप्ति से जुड़ी हुई होती है। इंपॉर्टेंट है ये। भौतिकी में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है, इंपॉर्टेंट है ये भी।
और भूवैज्ञानिक साक्ष्य इनसे मिलते हैं अपन को। तो इरिडियम की परत की खोज डायनासोर से, क्योंकि डायनासोर्स की जो बहुत सारे अवशेष देखने को मिलते हैं, तो उनसे ये अपन इरिडियम की परत की खोज के लिए डायनासोर की विलुप्ति से जुड़ा हुआ है ना, तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये वर्तमान डायनासोर वाला थोड़ा काफ़ी चर्चा में चल रहा है। तो इसी के साथ में अपनी ये जो क्लास होती है आज की यहीं पर समाप्त। ये अपनी जो क्लास नंबर 2 है, ये पार्ट 2 है आपका। मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपका धातु अधातु युगिक में, मैंने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। फिर भी आपको लगे कोई ऐसा कोई टॉपिक है, कोई ऐसा पॉइंट है जो मैं रह गया है पीछे, तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स पे। और तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।